हाय हेलो एवरीवन। वेल आज मेरे इस ड्रेस के हर जगह में कैट्स देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज हम बात करेंगे कैट्स के ऊपर, बिल्लियाँ। आज के टॉपिक है बिल्लियाँ। और आज मैं ये पूरा वीडियो बिल्लियों पे डेडिकेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ ख़ास है उसका वजह। वेल लेट मी जस्ट स्टार्ट ये बोल के कि बाकी हर दिन आप लोगों को मेरे वीडियोस के बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ें आती है, म्याऊं म्याऊं सुनने को मिलता है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दिया भी है। मेरा छोटा बेबी मफ़िन, उसका आवाज़ आता है आप लोगों को पीछे से। पर आज की वीडियो में बिल्कुल बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ नहीं होगी बिकॉज़ मफ़िन यहाँ पे है नहीं मेरे पास, और वो मेरे दुख की कारण भी है। भले ही मफ़िन जितना चिल्लाए, जितना भी मेरे वीडियोस में उसका आवाज़ आए और मुझे बहुत परेशानी हो, पर जब वो नहीं होता है तो उसको मिस करना तो लाजमी है। एंड द रीज़न इज़ कि मफ़िन हॉस्पिटल में है, तो उसका स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन होने वाला है। वो अभी 1.5 साल का हो चुका और उसका हीट साइकिल्स शुरू हो चुके हैं। बहुत महीनों से काफ़ी परेशानी हो रही है बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा स्पेइंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, अनमैनेजेबल हो गया है। ये सारी बातें मैं डिटेल्स में करूँगी। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कैट्स। इसमें मैं जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट कैट्स ये सारी बातें करूँगी, प्लस मफ़िन के बारे में भी बातचीत करूँगी। तो अभी शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले मैं मफ़िन के बारे में बात करूँगी और सेकंड पार्ट में मैं बाकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है कैट्स के बारे में वो सब डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि मैं बहुत बड़े लेवल की एनिमल लवर हूँ, वो सब तो आप लोगों को पता ही है। मैं कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हूँ एनिमल से। इनफैक्ट मैंने ये पहले भी कहा है और मैं अभी फिर से कह रही हूँ, मैं इंसानों से ज़्यादा मैं एनिमल्स से मोहब्बत करती हूँ। और मेरे बचपन में मैं काफ़ी पेट्स रखी हूँ और बिल्लियाँ स्पेशली। तो बिल्लियों के मामले में मुझे काफ़ी नॉलेज है और इसलिए मुझे लगा कि आज मैं कुछ बातें शेयर करूँ आप सबसे, बिकॉज़ बहुत लोग हो सकते हैं जिन्हें कुछ चीज़ें नहीं मालूम, उन्हें मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली कैट्स तो देखिए इतने क्यूट होते हैं। कैट्स किसे नहीं पसंद? आई डोंट थिंक कि ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें कैट्स नहीं पसंद। बट कैट रखना बहुत आसान चीज़ नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो कि जितने भी क्यूट हो पर वो प्राणी हैं, वो खिलौने नहीं हैं, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आते हैं। ऐसा नहीं कि दिखने में क्यूट लगा आपने ले लिया, आप खेल कूद लिए और फिर बोर हो गए तो छोड़ दिए। एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उनका भी जान होता है और वो भी हमारी ही तरह फील करते हैं। फीलिंग्स जानवरों पे भी होता है, तो ऐसी बात नहीं है कि जानवर है तो उन्हें फीलिंग्स नहीं है, ये बहुत गलत सोच है। जानवरों के भी फीलिंग्स होते हैं हमारी ही तरह। तो जितने भी आपको अच्छे लगे, क्यूट लगे, पर अगर आप उनका सही से ख्याल नहीं रख सकते तो खिलौना समझ के उन्हें कभी मत लाइएगा। अब बात है कि मेरे लाइफ में कैट्स की क्या क्या कहानी रही है। मैं बचपन से ही कैट्स के साथ पली बड़ी हूँ। मेरे घर में बहुत कैट्स रहे हैं। मैंने कैट्स को बर्थ करते हुए देखा है, बच्चे पैदा करते हुए देखा है अपने आँखों से। तो जिन्हें नहीं मालूम, जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, उनके लिए मैं कहूँ कि बहुत अजीब लगता है कि एक माँ बिल्ली वो अकेले सारे दर्द सह के इतने सारे बच्चों को पैदा करती है, पर आपको हार्डली उनका रोना सुनाई देगा। मतलब हम इंसान जब बच्चे पैदा करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के वक्त हम कितना चिल्लाते हैं, हमें कितना पेन होता है। पेन तो उन्हें भी होता है, ऐसा तो नहीं कि पेन नहीं होता है। उनके तो कोई ऑपरेशन, ओटी, डॉक्टर या सिजेरियन ये सब नहीं होता है ना इन नेचर। वो लोग तो नॉर्मली डिलीवर करते हैं विदाउट किसी के हेल्प का, पर फिर भी वो ज़्यादा चिल्लाते नहीं हैं। आपको मतलब सुनाई ही नहीं देगा, कभी कभी समझ में भी नहीं आएगा कि चुपचाप बच्चे पैदा हो रहे हैं, पर कष्ट तो उन्हें काफ़ी होता है। तो अगर आपको कभी कहीं पे कोई प्रेग्नेंट बिल्ली दिखती है
तो जितना हो सके उसका ख्याल रखिए। मारपीट तो कभी मत कीजिएगा, कभी नहीं। आपको अगर परेशानी हो रही है, आप उसे अपने जगह से हटाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए कि उसका भी जान है। उसे किसी ऐसे तरीके से हटाइए मत ताकि उसको लग जाए। और बहुत बार ये सब होता है केसेस कि माँ बिल्लियों को इस तरह से हटा दिया जाता है या मार दिया जाता है, पर लोगों को पता नहीं होता है कि उनके बच्चे भी पीछे छूट गए होते हैं। वो मासूम छोटे छोटे बच्चे अपने माँ के बगैर फिर शायद सरवाइव भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स तो काफ़ी होते ही है। खैर, गोइंग बैक टू जो मैं कह रही थी, तो मैंने देखा है अपने आँखों से कि माँ बिल्लियाँ जब बच्चे पैदा करते हैं तो ऐसे छोटे छोटे सैक्स में, ऐसे उनके पेट में अलग अलग छोटे छोटे थैली में बच्चे होते हैं। हमारे पेट में जैसे एक ही एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बच्चा होता है, उनके वहाँ पे अलग अलग सैक्स होते हैं छोटे छोटे, और उसमें एक एक बच्चा होता है, पूरा सील्ड होता है। अब एक एक बच्चा बाहर आता है तो माँ अपने दांतों से वो जो सील्ड है उसको काटती है, वो सैक को वो फाड़ती है अपने दांतों से, तब जाके बच्चा उस सैक से बाहर आता है और सांस ले पाता है। तो इकट्ठा माँ एक साथ इतना कुछ करती है। वो बच्चे को जन्मा रही है, अंदर से इतने सारे निकल रहे हैं, और जैसे जैसे एक एक निकलती है उतना वो उस चीज़ को मुंह में थोड़ा से फाड़ देती है, फिर एक बच्चा पुश करती है। मतलब साइमल्टेनियसली एक बच्चा निकलता जाता है, एक बच्चे और दूसरा जो निकला हुआ है उसका सैक माँ अपने दांत से फाड़ रही होती है। ये पूरा चीज़ वो कर रही होती है शांति से, हार्डली चिल्लाती है, हार्डली कुछ। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी तो आपको चिल्लाना भी सुनाई नहीं देगा। थोड़ा ब्लड भी पास होता है, थोड़ा म्यूकस जैसा फ्लूइड्स भी होते हैं, पर माँ उसको पूरा चाट लेती है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, उसके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है माँ को उस वक्त। तो पूरा बर्थिंग हो जाने के बाद माँ वो जगह पूरा साफ़ कर देती है। इसका दो कारण है। एक तो वो कोई ट्रेस नहीं रखना चाहती है ताकि कोई प्रेडिटर ना आ जाए, कोई वो सूंघ के जो प्रेडिटर्स है वो आ सकते हैं, उसको या बच्चों को खा सकते हैं। तो ये ट्रेस नहीं रखना चाहती है माँ, इसलिए वो जगह को चाट लेती है। और दूसरा कि उसमें जो भी रहता है न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, वो भी उसके बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। अब वो क्या करती है, ये बच्चे तो आ गए बाहर, उसके सैक्स फाड़ दिया गया, और तो वो बच्चे थोड़े थोड़े करके उस सैक से बाहर खुद ही निकलते हैं और फिर वो सांस ले पाते हैं। अब अधिकतर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे आखिर में पैदा होते हैं, मतलब एक साथ तो इतने सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, तो अंदर जो सबसे लास्ट में बाहर आ रहा है वो बहुत देर अंदर रह चुका है, फाइट कर रहा होता है। जैसे एक एक थैली, एक एक बच्चा बाहर आता रहता है, तो जो पीछे रह जाता है उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैक्सिमम टाइम में ये देखा जाता है कि वो बच्चा बहुत छोटा पैदा होता है, बाकियों से कंपैरिजन में वो छोटा पैदा होता है और वीक भी रहता है। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं कि जब माँ के पास काफ़ी सारे बच्चे होते हैं और वो अकेली माँ इतने को संभाल नहीं पा रही होती, तो वो जो वीक वंस है ना उन्हें नेग्लेक्ट कर देती है। नेचर में तो ये है ही कहावत कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा और जो वीक है वो या तो मर जाएगा या कोई प्रेडेटर उसे खा लेगा या कुछ भी, उसका सर्वाइव करना मुश्किल। तो नेचर में जो वीक बच्चे पैदा होते हैं, जो आखिर में पैदा होने वाले बच्चे स्पेशली, उन्हें माँ नेग्लेक्ट कर देती है अगर उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं तो। नहीं तो वो ख्याल रख पाती है बच्चों का, सारे बच्चों को दूध पिलाती है, सारे बच्चों को तो चाट के साफ़ करती है, पर वो बच्चा अगर अपने से ही इतना वीक है कि वो बाहर की दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो माँ के ख्याल रखने के बावजूद भी शायद वो सर्वाइव ना करे। तो आखिर वाले बच्चे जो होते हैं वही ज़्यादा रिस्की वाले बच्चे होते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे ह्यूमन सोसाइटी में जैसा ये होता है ना कि हम लड़की बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते, स्पेशली इंडियन सोसाइटीज़ में हमें लड़के बच्चे ज़्यादा चाहिए, मर्द बच्चे चाहिए। औरतें खुद औरत होके भी कहती है कि उन्हें बेटा चाहिए, बेटी नहीं। पर नेचर में ये चीज़ पूरा उल्टा है। नेचर में ना एनिमल्स को अपने
जो फीमेल बच्चे हैं वही ज़्यादा पसंद होते हैं। इन नेचर वो अपने मेल बच्चों को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। इसका कारण ये है कि वहाँ पे मेल्स एक दूसरे के साथ फाइट करके अपना टेरिटरी बनाना चाहते हैं, अपना खुद का फैमिली बनाना चाहते हैं, तो वो एक दूसरे के कंपटीशन बनते हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स बनते हैं। मतलब जो बाप है उन बच्चों का वो भी अपने बेटों के साथ मारपीट करेगा, या जो बच्चे खुद भाई है एक दूसरे के वो भी अपने साथ मारपीट करके एक ही आगे जाने की कोशिश करेगा। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि आपसी लड़ाइयों में मारे जाते हैं, या फिर उन्हें अपनी फैमिली छोड़ के अलग हो जाना पड़ता है, कहीं दूर चला जाना पड़ता है अपना अलग ही टेरिटरी बनाने के लिए। और बचपन से ही माँ अपने फीमेल बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करती है, और मेल बच्चों को अगर बहुत सारे मेल्स हैं तो ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ को वो छोड़ देती है, नहीं देखभाल करती। तो मतलब उनके पास अगर काफ़ी सारे बच्चे हैं और उन्हें चुनना पड़े तो वो अपने फीमेल बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करती है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे मेल बच्चे बिछड़ जाते हैं अपने फैमिली से, या फिर नेग्लेक्टेड हो जाते हैं। वही सारे बच्चे आपको ऐसे झुंड से बाहर अलग दिखते लगते हैं। रास्ते में हम जो ऐसे अकेले अकेले एक एक बिल्लियाँ, छोटे बच्चे बिल्लियाँ देखते रहते हैं ना, किटन्स, तो उनमें से अधिकतर होते हैं मेल बच्चे, क्योंकि वही वाले बच्चे होते हैं जिन्हें उनके फैमिलीज़ ने छोड़ दिया, या जो हार गए मारपीट में या अलग होना पड़ा, ऐसे वाले नेग्लेक्टेड बच्चे। तो जैसे बहुत सारे लोग अडॉप्ट करते हैं, रास्तों से बिल्लियाँ लाते हैं, उनके पास अधिकतर ये मेल कैट्स होते हैं, बिकॉज वही वाले कैट्स होते हैं जो अपने झुंड से बाहर दिखते हैं। और भी कारण हैं, जैसे कि जो मेल कैट्स है वो ज़्यादा घूमने पसंद करते हैं। फीमेल बिल्लियाँ उतना ज़्यादा घूमती फिरती नहीं है, उतना ज़्यादा अपने टेरिटरी के बाहर नहीं जाती, पर मेल कैट्स ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं, वो ज़्यादा घूमते फिरते हैं, वो ज़्यादा दिखते हैं इसलिए। अब ऐसा होता है कि मेल कैट्स में बहुत लड़ाई होती है, फीमेल कैट्स में उतनी लड़ाइयाँ नहीं होती, आपसी लड़ाइयाँ, मे बी फॉर फूड बट नॉट सो मच अदरवाइज। बट मेल कैट्स ज़्यादा लड़ाकू होते हैं, इसलिए वो मारे भी जाते हैं, काफ़ी मारपीट होती है और एक दूसरे को घायल करते हैं, इन्फेक्शन से मारे जाते हैं या कुछ ऐसे कारण, ठीक है। तो मेल कैट्स का सरवाइव करना मुश्किल होता है, इसलिए बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि इन्हीं बच्चों को अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि नेचर में इनका सर्वाइवल रिस्की है। तो ये एक टॉपिक था जो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जिसके बारे में मैं बातचीत करना चाहती थी। अब मैं आती हूँ मफ़िन के टॉपिक पे। ये बैकग्राउंड अगर आपको समझ में आया तो मेरी कहानी आपको समझ में आएगी, इसलिए मैंने ये चीज़ पहले कहा। अब यही बात थी कि मेरे घर में जैसे कि बहुत सारी बिल्लियाँ तो रहती थी पहले से ही, तो एक बिल्ली को हम लोगों ने रेस्क्यू किया था। इसी तरह वो मेल कैट था, मेल कैट जो झुंड से बाहर था, अकेले घूम रहा था रास्ते में, और उसका तब लगभग 2 महीने के करीब उम्र था, पर वो छोटा ही तो था और अकेले रास्ते में सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल था। और स्पेशली ये एक ऐसे दिन हुआ ये चीज़ जो बहुत ही एक बैड एक्सपीरियंस था। दिवाली के समय चल रहा था और पटाखे फोड़े जा रहे थे। प्लीज़ आप लोग जो पटाखे फोड़ते एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको शायद अच्छा लगता होगा ये सब, बट बाकियों को, बाकी मतलब इंसान और जानवर सब मिला के ही कह रही हूँ, बहुत सारे बाकियों को पसंद नहीं आते हैं। सो अपनी खुशी के लिए प्लीज़ इतना स्वार्थ मत हो जाइए कि दूसरों के दुख का कारण बने। यही हुआ था कि वो जो बिल्ली जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो 2-2.5 साल का 2-2.5 महीने का बच्चा अकेले घूम रहा था और उसके पूंछ में किसी ने पटाखे लगा दिए थे, ठीक है, और वो भाग रहा था। थैंकफुली वो जला नहीं, लेकिन फिर भी बहुत रिस्की बात हो चुकी थी। थोड़ा लेट हो जाता, कुछ हो जाता तो वो जल जाता पटाखों में।
पर वो शुक्र है कि वो मेरे मम्मी को दिख गया। मम्मी बाज़ार जा रही थी और उस वक्त मम्मी को ये बिल्ली दिखा, 2.5 महीने का बिल्ली जिसकी पूंछ पे एक पटाखा लगा हुआ था और वो भाग रहा था। तो मम्मी ने उसको रेस्क्यू किया, पटाखे उसके पूंछ से छुड़वाए और बच्चा बहुत कांप रहा था, तो मम्मी ने उसको उठा के घर ले आए। और वो वैसे भी वो एरिया सेफ़ नहीं था, मेन रोड था, कहीं रन ओवर हो जाता कुछ था, उसके तो कोई फैमिलीज आसपास दिख भी नहीं रहा था। तो मम्मी को लगा कि बेस्ट है उसके लिए आए। तो वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। ये जो था इसको हमने पुकी नाम रखा, और पुकी इज़ मफिन्स फादर, बायोलॉजिकल फादर। वो पुकी का ही बेटा है मफिन। तो पुकी को हम वहाँ सेव किए और तब से पुकी हमारे घर में रहना शुरू किया। तो पुकी जब बड़ा हुआ, पुकी का जो पहला मीटिंग था, पुकी एक्चुअली बहुत बाहर जाता था, ठीक है, और टेरिटरी में बाकी बिल्लियों के साथ उसका मारपीट भी होता रहता था। इसमें पुकी घायल हुआ और थोड़ा थोड़ा करके उसको इंजरी उसका जो था वो बढ़ने लगा। हम इनिशियली उसको ट्रीटमेंट किए थे, पर वो और बाहर जाता था और वो वापस से घायल होता था, वापस से उसका तबीयत और बिगड़ता रहता था। ऐसे चलते चलते फिर वो अडल्ट हुआ और वो मीटिंग किया और एक बिल्ली को उसने पसंद किया और वो उस बिल्ली को हमारे यहाँ लेकर आया, ठीक है। तो हमारा घर तो उसका भी घर था, तो एक तरह से कहा जाए तो उसने शादी करके अपनी बीवी घर ले आया, ठीक है। तो हमको कुछ और कहना था नहीं, हमने देखा कि ठीक है लाया है एक पसंदी तो हम क्या करते, उसको भी हम प्यार करने लगे, खाना पीना देने लगे और आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ में आया कि वो प्रेग्नेंट है और ये पुकी का बच्चा है। पर वो जो बिल्ली थी वो खुद बहुत ज़्यादा यंग थी। तो बिल्लियों में क्या होता है, 3.5 से 4 महीने में वो बच्चे पैदा करने के लायक बन जाते हैं, ठीक है। तो मतलब वो पूरी तरह से अडल्ट तो नहीं होते हैं उस वक्त, लेकिन उनका प्यूबर्टी शुरू हो जाता है। वो टीनेज होते हैं बट प्यूबर्टी उनका शुरू हो जाता है। जैसे हम इंसानों में टीनेज टाइम से ही प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, तो बिल्लियों में भी वैसा उनका टीनेज वही 3.5 महीने से शुरू होती है, 4 महीने उतना में वो प्रेग्नेंट होने के काबिल हो जाती है। तो इस बिल्ली का भी वैसा था, वो खुद ही बहुत यंग बिल्ली थी, 3.5-4 महीने की होगी और वो प्रेग्नेंट हो गई। अब हुआ ये कि जब तक उसका प्रेगनेंसी फुल टर्म चला तब तक पुकी का हालत बहुत ख़राब होने लग गया था बिकॉज ऑफ हिज इन्फेक्शंस, और पुकी ज़्यादा सर्वाइव उस वक्त नहीं कर पाया उसके बाद। तो पुकी का कुछ कुल मिला के 3 साल उम्र रहा होगा उस वक्त। तो पुकी फिर हमें छोड़ के चला गया। वो एक अलग ही कहानी है, बहुत स्ट्रगल किए हम लोग उस चीज़ को कोप अप करने में, बहुत डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। बट फिर क्या करते, दैट्स व्हाट नेचर्स डिसीजन वाज। तो हम पुकी को रोक नहीं पाए, पुकी तो चला गया, वो मर गया। और उसके कुछ ही महीनों में उसकी जो ये प्रेग्नेंट बीवी थी, शी गेव बर्थ, और दोनों बच्चे पैदा हुए, उसके ट्विंस बच्चे हुए। जनरली बिल्लियों में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, बट इस बिल्ली को 2 ही बच्चे पैदा हुए, और एक बच्चा एकदम पुकी जैसा दिखता था, एक बच्चा बिल्कुल उस माँ की तरह दिखता था। तो एक बाप की तरह, एक माँ की तरह बहुत क्यूट। पर वो बिल्ली जो थी वो ज़्यादा डोमेस्टिक नेचर की नहीं थी। जैसे कि बिल्लियों में अलग अलग नेचर्स होते हैं, हम इंसानों की तरह ही। तो पुकी जैसे बहुत डोमेस्टिकेटेड कैट था। पुकी जैसे पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा घुल मिल गया, हम सबके साथ रहने का उसको अच्छा लगता था, वो हमारे साथ रहता था, साथ सोता था, उसको ये फैमिली बॉन्डिंग पसंद था। पर ये लड़की बिल्ली जो थी वो ज़्यादा घर में रहने की आदी नहीं थी, उसे पसंद नहीं, वो स्ट्रे कैट थी और उसे पसंद भी नहीं था, उसका नेचर भी ऐसा नहीं था कि वो लाड प्यार ज़्यादा पसंद करे या हमारे पास रहना ज़्यादा पसंद करे। वो बाहर बाहर घूमना ही ज़्यादा कंफर्टेबल उसको लगता था।
तो क्या था कि वो बच्चे पैदा करने के बाद ही बहुत ज़्यादा बाहर घूमने लग जाती थी, और जितना ख्याल रखना चाहिए था बच्चों का उतना ख्याल वो नहीं रख पाती थी। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो कि वो उतनी मैच्योर्ड नहीं थी, वो खुद ही 3.5-4 महीने की होगी, तो उसमें बहुत बचपना था, और वो खुद उतना ज़्यादा टेक केयर करने की मेंटालिटी, मैच्योरिटी ये सब उसमें थी नहीं, या फिर वो बाहर घूमने की इतनी ज़्यादा शौकीन थी कि उसको अच्छा नहीं लगता था कि इतना ज़्यादा हमेशा बच्चे के पास रहे। तो हुआ ये कि उसने हमारे घर में ही बच्चों को डिलीवर किया, इनफैक्ट बिस्तर के ऊपर। वो जब बहुत लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में थी तो हम लोग उसको बिस्तर पे ही सुलाते थे, टेक केयर करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी सुबह उठ के देखी कि वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है। रात को वो सोई अकेले और बच्चे सुबह उठी तो बच्चों के साथ। तो इट वाज अ गुड मॉर्निंग सरप्राइज। हम देखे कि 2 बच्चे हुए हैं, ट्विंस। तो वो हमारे घर में बच्चे पैदा की, पर उसका ऐसा था कि वो सोच रही थी कि हम लोग हैं ना, हम लोग बच्चों को टेक केयर कर लेंगे। ये सोच के वो हमारे ऊपर इतना डिपेंडेंट रहती थी कि वो बच्चों को छोड़ के चली जाती थी, इधर उधर घूमती रहती थी, दिन भर घूमती रहती थी। हालांकि हम लोग खाना पानी ये सब कुछ उसको प्रोवाइड करते थे, पर उसे ये था उसका फितरत कि वो बार बार बाहर जाए। ऐसे में क्या होता था, बच्चों को वो जितना ध्यान देना चाहिए था उतना दे नहीं रही थी, उतना ज़्यादा दूध नहीं पिला रही थी जितना बच्चों को दूध की ज़रूरत है उस वक्त। अब एकदम जो छोटे बेबीज़ होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़, उन्हें हर 2 घंटे में दूध की ज़रूरत होती है, हर 2 घंटे में। और माँ की दूध उन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए है क्योंकि माँ की दूध में जो प्रोटीन्स है, जो एंटीजेंस होते हैं, वो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इनिशियल स्टेजेस में ये इम्यूनिटी अगर माँ के दूध से उन्हें नहीं मिले तो उन्हें आगे जाके बीमारियाँ हो सकती है। तो ये सब के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो माँ बच्चों को देखभाल करे। पर मैक्सिमम 2 हफ्तों के अंदर ही वो माँ बच्चों को बिल्कुल भी टेक केयर करना बंद करके बाहर ही चली गई, बिल्कुल हमारे घर में आती ही नहीं थी। हम बहुत कोशिश करते थे उसे बुलाने की, पर वो नहीं आती थी। वो दिखती थी पर वो अलग ही रहती थी, वो आती नहीं थी, उसे बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था बच्चों के साथ होना। कुछ माएँ होते हैं ऐसे, यहाँ ऐसा नहीं है कि जानवर है तो वो एकदम रूल्स फॉलो करके चलेंगे, एकदम प्रोग्राम्ड होंगे कि एक ही तरह होंगे, नहीं, कोई प्रोग्राम्ड नहीं होते। ये भी हमारे तरह अलग ही होते हैं, इनका नेचर्स भी अलग अलग होते हैं। तो इसकी नेचर कुछ इंडिपेंडेंट जैसी थी, वो नहीं चाहती थी बच्चों के साथ रहना। तो अब ऐसा था कि हम मजबूरन, हमें लगा कि वी हैव टू इंटरफेयर और हमें बच्चों का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चे मारे जाएंगे। तो अब आते हैं कि हमारे यहाँ पहले से ही तो खीर था, तो खीर भी उस वक्त कुछ 6 महीने का हो चुका था, और खीर अकेले रहता था तो वो बोर हो जाता था जब हम लोग बाहर जाते थे। तो हम सोच भी रहे थे कि खीर के लिए कोई साथी लाए, जैसे ये कहावत है ना कि ओनली चाइल्ड इज़ अ लोनली चाइल्ड। तो पहले से ही ये था कि ओनली चाइल्ड तो नहीं करेंगे, 2 बच्चे तो मिनिमम चाहिए ही। तो हम जब सोच ही रहे थे कि खीर के साथ होने के लिए हम और भी बच्चे लाएंगे, तो हमें लगा कि ये बेस्ट है कि इन दोनों बच्चों को हम ही ले आए घर और पालने लग जाए, क्योंकि वो बच्चे तो मेरे मम्मी के वहाँ पे पैदा हुए थे, मैं तो अलग रहती हूँ। तो मेरा ये डिसीजन था कि मैं उस वक्त बच्चों को लेकर आऊँ। और उस वक्त तो मैं शादीशुदा थी, मेरे ससुराल वाले भी मेरे पास थे, मेरे पति भी थे, तो मेरा तो एक बहुत ही हरा भरा, जैसे कहते हैं, हरा भरा परिवार था। तो मुझे लगा नहीं था कि कोई मुश्किल होगी। अब तब तो मालूम नहीं था ना कि आई एंड अप एज अ सिंगल मॉम। दुनिया में आगे जाके क्या होगा, इंसान ने कब जाना है। हाँ, इंसान को कब पता चलता है कि आगे उसकी ज़िंदगी क्या होने वाली है।
तो जाहिर सी बात थी, मुझे भी तब कुछ मालूम नहीं था कि मैं ऐसे अकेली हो जाऊंगी। तब मेरे पास पूरा परिवार था, सपोर्ट था, और घर में मैंने सबसे ये चीज़ डिस्कस भी की थी कि मैं इन दोनों को भी लाना चाहती हूँ, खीर के साथ रहेंगे। तो सब राज़ी थे इसमें। और सबसे मज़े की बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि खीर का रिएक्शन बेस्ट था। मेरी मम्मी तब वीडियोस भेजती रहती थी मुझे न्यूबॉर्न्स की। एक वीडियो में ना न्यूबॉर्न्स ऐसे ची ची करके ऐसे आवाज़ कर रहे थे। वो वीडियो मैं ना चला रही थी अपने फ़ोन पे। खीर कहाँ से ये सुन के दौड़ के आया मेरे पास। और मतलब वो फ़ोन बहुत समझता है। फ़ोन में कुछ चल रहा है उसे देखना है, फ़ोन का कैमरा अगर मैं उसके सामने ऐसे कैमरा लेके जाऊँ कि फ़ोटो उठाना है तो वो पोज मार के बैठा रहेगा। उसको सब समझ में आता है ये सब चीज़ें। फ़ोन उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है। वीडियो कॉल में उससे कभी कोई बात करे तो वो बिल्कुल समझता है कि सामने वाला कौन है, क्या बात हो रही है। तो जैसे मैंने वो बिल्लियों की वीडियो चलाई, खीर बहुत खुश हो गया। ये ऐसा था ना कि पिछले जन्म से उसको पता है कि ये मेरे भाई बहन हैं। तो वो ऐसे एक अंदर से खुशी वाली फीलिंग उसमें मैं देख रही थी कि वो चहक गया, वो किस तरह खुश हो गया, जंप करने शुरू हो गया। हो सकता तो फ़ोन को ही चाट लेता, है ना। ऐसे बिहेव करने लग गया था वो, जैसे ही वो उस वीडियो में बच्चों की आवाज़ सुना। तो जनरली तो कभी ऐसा नहीं करता है वीडियोस में। नॉर्मली अगर मैं किसी बिल्ली की आवाज़ चलाऊंगी भी तो वो ऐसा कुछ नहीं करता है। पर इट वाज दिस सेंस इन हिम कि ये मेरे भाई बहन हैं, इसलिए वो अलग वाला फीलिंग वही मेरे लिए काफ़ी था। दैट वाज द फाइनल मोमेंट जब मैंने डिसीजन ले लिया कि बस अब तो बच्चे घर आ ही रहे हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ फैमिली। तो 2 हफ्तों में ही मैं फिर बच्चों के पैदाइश के 2 हफ्तों में फिर मैं उन्हें लेने गई। तो जो 2 बच्चे थे, एक वाइट एंड ग्रे और एक वाइट एंड ब्राउनिश गोल्डन, जिंजर से बोलते हैं। तो जो जिंजर वाला कैट था, वाइट एंड गोल्डन, जैसे उसको मैं उठाई, वो देखते बहुत एक्साइटेड हो गया और वो मतलब मैं ऐसे करने लग गया, बहुत एक्साइटेड। और जो ग्रे वाला था उसका उतना कुछ रिएक्शन नहीं था। उसको मैंने उठाया, वो चुप था, वो कुछ मतलब रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि यही नेचर है उन दोनों का। जो ग्रे एंड वाइट था वो हमेशा से ही चुपचाप रहती थी, पर ये वाला जो वाइट एंड गोल्डन, हमेशा मेरे साथ उसका कुछ एक बॉन्डिंग मेरे साथ होता था या मुझसे बात करता था। ही वॉज ऑलवेज इंटरैक्टिव विथ मी। मेरा फेवरेट बन गया वो दोनों में से। तो 1 बॉय 1 गर्ल। वो जो ग्रे एंड वाइट वो फीमेल कैट थी और जो ये वाला ये मेल कैट। तो पुकी के बच्चे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उसके नाम के साथ कुछ मिला के रखें। तो पुकी के साथ मुझे लगा कुकी रखेंगे। तो कुकी नाम मैंने बेटी का रखा। और फिर एक है खीर, एक है कुकी। तो जो तीसरा है उसका भी नाम कुछ ऐसा ही स्वीट डिश वाला नाम मुझे रखना था। तो मफ़िन मैंने रख दिया, बिकॉज़ उसके सर का ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल मफ़िन जैसा है। मतलब कपकेक्स जो होते हैं ना, मफ़िन्स, वो जैसा होता है ना। मतलब गोल्डन कलर का वो बेक होने के बाद मफ़िन का ऊपर वाला हिस्सा जैसे दिखता है ना कपकेक्स के, एकदम वैसा वाला दिखता है उसके सर के ऊपर वाला हिस्सा। ऊपर से देखा जाए तो हूबहू एक मफ़िन है, कपकेक है। इसलिए जब छोटा था तो उसी साइज़ का था, तो मैंने तो देखते ही उसका नाम मफ़िन रख दिया। तो इस तरह मफ़िन और कुकी मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुए। और जैसे मैं दोनों को घर लेकर आई, मैंने बास्केट में मैं लाई थी। तो खीर तो मतलब पहले ही मैं उन्हें खीर के सामने एकदम से नहीं लाई। जब मैं ला रही थी तो मैं ऑलरेडी घर फ़ोन करके बोल चुकी थी कि खीर को अलग कमरे में रखा जाए
और जब मैं अंदर आई तो मैं बास्केट को दूसरे कमरे में रख के फिर मैंने खीर को रिलीज़ किया। तो तुरंत ही खीर को समझ में नहीं आया था कि मेरे साथ कोई आया भी है, पर उसको स्मेल लग रहा था कि कुछ तो है घर में जिसका स्मेल उसे आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने बास्केट उसके सामने लाया और बाकी सब लोग थे उस वक्त खीर को कंट्रोल करने के लिए, तो खीर को पकड़ के रखे थे और फिर मैंने एक एक करके बच्चों को बास्केट से निकाला और खीर बहुत एक्साइटेड था, बट उसमें उतना अकल था कि वो एकदम से झपक नहीं पड़ेगा बच्चों पे। तो एनिमल्स में इतना सेंस होता है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो एनिमल्स के ही बच्चे हो या इंसान के बच्चे, उन्हें समझ में आता है कि बच्चों के साथ थोड़ा नरमी से पेश होना पड़ता है, उनके ऊपर उतना हावी नहीं होना होता है, थोड़ा आराम से उनको देखना पड़ता है। तो ये खीर को पता था, हालांकि वो खुद भी बच्चा था पर उसे इतना अकल था। सब लोग घबरा रहे थे कि अरे क्या कर लेगा, बच्चों को खा लेगा, कुछ भी मुंह में उठा लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो आराम से आया, वो सूंघा, बच्चों को सूंघ रहा था पहले और फिर लिक करना शुरू किया। उसका तो मतलब एक टंग ऐसे गया तो पूरा किटन लिक्ट हो गया। एक एक किटन का साइज इतना सा, ठीक है ना, और खीर का टंग ही इतना, तो एक टंग में ही वो पूरा लिक मार देता था पूरे बॉडी को। और वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट बच्चों से बहुत मोहब्बत करने लग गया और बच्चे भी काफ़ी कंफर्टेबल थे उसके साथ। वो बच्चे तब बस 1 या 2 दिन के ही हुए थे जब उनकी आँख खुली थी। बिकॉज़ एक बात बता दूं मैं कि जो ये कुत्ते या बिल्लियों के बच्चे होते हैं, उनके आँख के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, तो जब वो पैदा होते हैं उन्हें नहीं दिखाई देता है, ठीक है। उनका आँख के ऊपर से मेम्ब्रेन खुद ब खुद हटता है कुछ 2 हफ्ते के बाद, तब से जाके वो देख पाते हैं, नहीं तो उसके पहले वो देख नहीं पाते। तो ये बिल्लियों का जो आँख के ऊपर का मेम्ब्रेन वो हटा ही था बस 1-2 दिन पहले, और तब मैं लेकर आई थी। तो मतलब वो दुनिया देखना शुरू ही किए थे कि वो दोनों मुझे ही माँ के रूप में देखे। उसके जो असली माँ है उसे तो उन दोनों ने देखा भी नहीं होगा सही से, और पहले से ही मुझे ही माँ के रूप में देखा है और हमारे परिवार के बाकी सबको देखा, खीर को देखा, यही उनके लिए परिवार है। वो और किसी को परिवार जानते भी नहीं। और हमेशा मैं उन्हें अपने पास रखती थी, अपने हाथों में उठाना, अपने यहाँ पे रखना। तो मेरी जो स्मेल है वो उन्हें बहुत अच्छे से पता था। तो मैं उनके लिए पूरी तरह से माँ थी, अपनी माँ। तो वो मेरे अलावा और कुछ नहीं समझते थे, मेरे पास वो प्रोटेक्टेड फील करते थे, ठीक है ना। और मैं भी उन्हें अपने ही बच्चे की तरह समझने लगी। न्यूबॉर्न बेबीज़ को हर 2 घंटे में खिलाना होता है, तो मैं हर 2 घंटे, चाहे वो दिन हो, रात हो, सुबह शाम, हर वक्त, हर 2 घंटे में मैं उनके लिए जो फार्मूला था वो बना के उन्हें पिलाती थी। कैट स्टोर्स में, पेट स्टोर्स में या ऑनलाइन में आपको फार्मूला मिल्क मिलेगा जो कैट्स के लिए बने होते हैं, किटन्स के लिए, ठीक है। किटन्स के फार्मूला मिल्क ये बिकता है, ये मिलता है, यही खिलाना बेस्ट होता है, उनमें इंस्ट्रक्शंस दिया होता है। पर अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल दूध पिला सकते हैं, पर गाय का दूध इनके लिए उतना सूटेबल नहीं होता है। हालांकि दिया जा सकता है, पर आपको थोड़ा उसमें पानी मिला के देना पड़ेगा या थोड़ा कम क्वांटिटी में देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पानी के साथ मिलाएंगे तो मिल्क कम, पानी ज़्यादा, ऐसे पोर्शन में मिलाना होगा। और हमेशा पहले चेक कर लेना है कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो। तो हथेली पे थोड़ा सा दूध डाल के देख लीजिए कि टेम्परेचर ठीक है कि नहीं। थोड़ा तो गुनगुना गर्म आपको करना पड़ेगा, फ्रिज का ठंडा कभी मत दीजिएगा। जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का पिलाना पड़ेगा। तो पहले अगर फ्रिज में रखा है दूध तो उसे पहले निकाल के कुछ देर बाहर रख के गर्म कीजिए, गुनगुना गर्म। फिर हमेशा, मैं बार बार कह रही हूँ, हमेशा पहले हाथ के ऊपर डाल के टेस्ट कर लीजिए, छू के
कि टेम्परेचर नॉर्मल है कि नहीं। थोड़ा सा भी गर्म है तो मत दीजिए, क्योंकि ये बेबीज़ बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं बचपन से बिल्लियों के साथ रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कैसे हैंडल करना होता है। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी जो किटन्स होते हैं, उन्हें हैंडल करना एक चैलेंज है, बहुत डेलिकेट होते हैं। तो अगर आप न्यूबॉर्न बेबी किटन्स को हैंडल करना चाहते हैं तो आपको उसकी जानकारी पहले से होनी चाहिए। यूट्यूब, गूगल, बहुत जगहों पे आपको इस पे वीडियोस मिलेंगे, आप देख के सीख सकते हैं या बुक्स पढ़ के सीख सकते हैं। पहले आप अपनी पूरी जानकारी कर लीजिए, उसके बाद ही आप ऐसी कोशिश करना शुरू करें, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। कोई गर्म चीज़ छोटे बच्चों के मुंह में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब ऐसा है कि फॉर्मूला किटन का जो होता है उसे मिल्क के तरह, जैसे बेबी मिल्क पाउडर ह्यूमंस के होते हैं ना, वैसे ही अगर बेबी मिल्क फार्मूला अगर आप ला सकते हो किसी पेट शॉप से, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखा होगा, उसके हिसाब से आप पिलाइए। और नहीं तो आप गाय का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। गोट मिल्क या कैमल मिल्क ये सब अवॉइड करना ही सही रहेगा। नॉर्मल जो गाय का दूध है उसमें पानी मिला के, पानी का मात्रा ज़्यादा और दूध मिला के आप उसको गुनगुना गर्म करके फिर हाथों में टेस्ट कीजिए और फिर उसको बच्चे को पिलाइए। अब ये कैसे पिलाना होता है, इसके कुछ तरीके होते हैं। बहुत लोग कॉटन या कपड़ा भिगो के फिर वो बच्चे के मुंह में ऐसे निचोड़ के देते हैं, पर वो ज़्यादा हाइजीनिक नहीं होता है, क्योंकि कॉटन का तो रेशे भी चले जाएंगे, वो हानिकारक होगा बच्चे के लिए। और जो कपड़ा होता है वो पता नहीं कितना साफ़ सुथरा होगा, तो अवॉइड करना ही अच्छा है। और आप अगर उसे निचोड़ रहे हैं तो आपके हाथ की गंदगी भी जा सकती है। तो कोशिश कीजिए कि कपड़ा या कॉटन ये सब चीज़ों से ना पिलाएं। कुछ लोग चम्मच से पिलाते हैं, पर चम्मच जो नॉर्मल चम्मच होते हैं वो बड़े होते हैं, बच्चों के मुंह से ज़्यादा बड़े। तो या तो आप बहुत छोटे चम्मच का जुगाड़ कीजिए, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो नॉर्मल साइज़ के जो चम्मच होते हैं उनमें आप पिलाओगे तो साइड से निकल आएगा दूध। मुंह जितना छोटा है दूध पूरा जाएगा नहीं, साइड से निकल आएगा। और छोटे बच्चों का जो पूरा फेस होता है ना, फेस ही इतना सा होता है, तो नाक कहाँ और मुंह कहाँ बहुत कम अंतर होता है, ठीक है। ज़्यादा जगह ही नहीं है उनके नाक और मुंह के हिस्से में, इतना ही छोटे होते हैं वो। तो बहुत केयरफुली पिलाना पड़ेगा, नहीं तो नाक में चला जाएगा। हमारे यहाँ पे जो इतना बड़ा सरफेस है, उनके वहाँ पे इतना बड़ा सरफेस एरिया है ही नहीं। तो पिलाओगे जब, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि नाक में ना चला जाए, कि अब मुंह के अंदर ही जा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। इसलिए चम्मच वम्मच से करने से मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चा अपना सर हिलाएगा और ऐसे अफरा तफरी में ये नाक में चला जा सकता है। तो आपको ये केयरफुल रहना पड़ेगा। बेस्ट क्या होता है कि जो सिरिंज आता है इंजेक्शन के लिए, जो सिरिंज आता है डिस्पोवैन या कुछ भी मेडिकल स्टोर से, ये आप ख़रीद सकते हैं। अगर आपको पेट शॉप में फार्मूला मिल्क लेने जा रहा है तो पेट शॉप में ही आपको मिल जाएगा फीडर। अगर आप फीडर नहीं ख़रीद रहे हैं तो नॉर्मल कोई भी मेडिसिन शॉप में आपको सिरिंज मिलेगा, सिरिंज आप खरीदिए। और सिरिंज का जो नीडल है उसको हटा लीजिएगा, नीडल की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिरिंज के साथ नीडल सब कुछ एक साथ पैकेट में आता है, तो पैकेट फाड़ने के बाद जो नीडल वाला चीज़ है उसको पूरी तरह से हटा दीजिए, वो ज़रूरत है ही नहीं हम लोगों को। हमें सिर्फ वो प्लास्टिक का पोर्शन चाहिए जो पिचकारी जैसा होता है, उसको सिरिंज बोलते हैं, वही चीज़ जस्ट चाहिए, नीडल नहीं, सुई नहीं, ठीक है। सुई को हटा लीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ। अब जो पिचकारी वाला पोर्शन है सिरिंज, उसमें आप दूध लेके वो थोड़ा थोड़ा करके पुश करके, आपको हाथ का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। एक हाथ से बच्चे को इस तरह पकड़िए और दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा करके पुश कर करके सिरिंज से उसके मुंह के अंदर दूध पिलाइए उसे। तो ये होता है तरीका दूध पिलाने का। और बच्चे को कभी भी ऐसे लेटा के मत पिलाइए, ठीक है। बच्चा लेट के नहीं पी सकता है, उसे उसका सर ऐसे उसे इस तरह पकड़ना पड़ेगा, ठीक है।
एंगल हाथ का इस तरह होना पड़ेगा, सर थोड़ा ऊपर के तरफ रहेगा और फिर थोड़ा थोड़ा इतना 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 करके थोड़ा थोड़ा करके पुश कीजिए। एक साथ में झटक के पुश मत कीजिए, उसके गले में अटक जाएगा। जो नाजल कैनल है, ठीक है ना, सांस नाली जिसे कहते हैं, उसमें चला जा सकता है। तो आपको केयरफुली पुश करना है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके, ताकि एकदम से झटक के ना जाए अंदर, नहीं तो उसको हिचकी आ सकती है, खांसी हो सकती है, नाक में जा सकता है, कुछ भी। तो बहुत ऐसे एंगल में पकड़ के ये वाला फिंगर से सर को इस तरह पकड़िए, सर को थोड़ा ऊपर एलिवेटेड पोजीशन में रखिए और दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा करके पुश करके सिरिंज से उसको दूध पिलाते जाइए हर 2 घंटे में। ये करना होता है एकदम न्यूबॉर्न बेबीज़ को सही सलामत बड़े करने के लिए। अब उसको रखना कहाँ है? कोई भी एक साफ़ सुथरा जगह, बास्केट हो, कुछ भी हो, झूड़ी हो, है ना, ये सब में आप कपड़ा बिछा के उस पर रखिए। न्यूज़पेपर्स मत रखिए, न्यूज़पेपर्स अवॉइड करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि न्यूज़पेपर्स के प्रिंट जो होते हैं बच्चे वो लिख कर सकते हैं और वो पिंक जो इंक होता है काली, वो उनके अंदर जाएगा तो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। और न्यूज़पेपर तो वैसे भी फाड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो आप कपड़ा डाल के कपड़े के ऊपर ही बच्चों को सुलाइए, किसी चीज़ में, कोई बास्केट हो या किसी में। बहुत ऊपर वाले किसी जगह पे मत रखिए क्योंकि अगर बच्चा गिर जाता है तो उसे लग जाएगा। एकदम न्यूबॉर्न बेबीज़ में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, डेलिकेट होते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्लियाँ, एक बात तो मैं पहले ये क्लियर कर दूँ कि एक मिथ है, ऐसे बहुत फालतू के बातें मैंने सुनी है कि बिल्ली है वो गिरेगा तो नहीं मरेगा, उसको कुछ नहीं होगा। बिल्ली है, सुपर पावर नहीं है उसमें, सुपरमैन नहीं है वो, ठीक है ना। तो लॉजिकली बात कीजिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है ये सब फालतू की बातें सुन के। ऊंचे ऊंचे शेल्फ्स में बच्चों को, छोटे छोटे, इतने से छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ को ऊंचे कहीं पे रख देंगे और फिर बच्चा गिरेगा तो उसे लगेगा नहीं, सर नहीं फटेगा, बिल्ली है, सुपर पावर है। ये सब बातें प्लीज़ अपने दिमाग से निकालिए। नीचे के किसी हिस्से में रखिए या फिर ज़मीन पे रखिए ताकि बच्चे कहीं ऊपर से गिरे ना और अपने आप को हर्ट ना करते, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट होते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत डेलिकेट होते हैं। हाथ पैर टूट सकता है, सर फट सकता है, कुछ भी, मुंह के बल गिरेंगे तो नाक फट सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कहीं ऊंचाई से ना गिरे। बिल्लियों को ऊंचा कहीं से गिर के अपने आप को बचाने के लिए एक उम्र तक होना पड़ता है, बड़े होना तक पड़ता है। छोटी बिल्लियाँ जो होती है ना, एकदम छोटे वाले बच्चे जो होते हैं, उनमें वो पावर नहीं होता है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं कि यही वो कारण रहा है जिसके वजह से हमने अपनी बेटी को खो दिया। कुकी हमसे दूर हो गई क्योंकि यही वजह थी। हम लोग रहते हैं 7th फ्लोर में और उस वक्त हमारे बालकनी में कोई वो नहीं था, मतलब पूरा कवर्ड नहीं था। आधा बालकनी तक ग्रिल था, ऊपर के हिस्से में कोई ग्रिल नहीं था, कवर्ड नहीं था। बिकॉज़ तब खीर भी उतना लंबा नहीं हुआ था कि उतना ऊपर तक जाए और हमें कभी लगा नहीं था कि उतना जल्दी हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। हम सोच रहे थे कि जाल वाल लगाएंगे, बट हम नहीं कर पाए थे उतना तक। और बहुत सैड इंसिडेंट है पर हकीकत है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे सबके साथ शेयर भी करूँगी। मेरे और मेरे एक्स के बीच में उस वक्त से ही काफ़ी लड़ाई झगड़े तो पहले से ही चल रही थी। उस वक्त काफ़ी मुश्किलें हो रही थी। यहाँ मैं 3 बच्चों को संभाल रही थी और वो मुझे हेल्प करने के बारे में कभी सोचा नहीं, कभी उसको ये नहीं लगा कि घर रह के बच्चों के लिए थोड़ा मदद कर दे या कुछ भी। मैं घर भी संभाल रही थी, मेरे ससुराल वाले भी उस वक्त थे, तो सबको संभाल के फिर 3 बच्चों को संभालना, हर 2 घंटे में इन बच्चों को फीड करना, रात में भी उठ के हर 2 घंटे में बच्चों को फीड करना, इतना कुछ करके मैं बहुत थक जाती थी। जो अच्छे वाले हस्बैंड्स होते हैं ना, वो समझते हैं
कि उनकी बीवियाँ क्यों थक रही है, तो हाथ बटाना ज़रूरी है, उनको मदद करना चाहिए, या उनको फ़ील करो कि क्या मुश्किल है, उनका प्रॉब्लम फ़ील करने की कोशिश करो। पर जो ये वाले लोग होते हैं ना, मेरे एक्स के तरह, उन्हें तो बहाना मिल जाता है बाहर मुंह मारने का। इतना सैड इंसिडेंट है कि यहाँ मैं घर संभाल रही हूँ, बच्चों को संभाल रही हूँ, और उसको लग रहा है कि मैं उसे टाइम नहीं दे रही हूँ, तो उसके पास लाइसेंस है कि वो बाहर मुंह मारे। ये बहाना बन चुका उसका बाहर रहने का कि मेरे पास तो वक्त नहीं है, तो घर आके क्या करूँ, तो तुम तो इतने बिजी रहती हो, तुम्हारे पास तो वक्त है नहीं, मैं बाहर ही रहना पसंद करती हूँ। ये नहीं कि घर आके मेरी मदद करे या बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताए, को पेरेंटिंग, एक साथ पेरेंटिंग करे, ऐसा कुछ नहीं। तो वैसा ही सब चल रहा था, उसका बाहर मुंह मारना, और हमारे बीच काफ़ी झगड़े होते रह रहे थे उस वक्त। और इतने में मेरे ससुराल वाले भी यहाँ से चले गए। वो लोग घूमने के लिए आए थे, वो लोग ज़्यादा दिन रहने के लिए नहीं आए थे। तो वो लोग जब तक थे तब तक घर के कामों में मदद भी मिलती थी, बच्चों को संभालने में भी मदद मिलती थी। पर फिर वो लोग चले गए यहाँ से, और तब मैं अकेली ही बच्चों को संभाल रही थी, तीनों बच्चों को एक साथ, और मेरे पति घर में रहते नहीं थे। जब आते थे तब बहुत बखेड़ा खड़ा करते थे, बहुत पी के आते थे, शराब पी के मारपीट करते थे, झमेला करते थे। तो ऐसा सिचुएशन एक दिन हुआ, और हम दोनों में लड़ाई हुई। मैं अपने कमरे में चली आई। बच्चे उस वक्त तीनों एक साथ खेल रहे थे ड्राइंग रूम में। मेरा पति भी ड्राइंग रूम में ही था, उस वक्त बैठा हुआ था। झगड़ा हुआ तो मैं वहाँ से उठ के चली आई अपने बेडरूम में। उस वक्त मेरे पति स्मोक करने के लिए बाहर का दरवाज़ा खोले, बालकनी का दरवाज़ा, और वो गुस्से में थे, उनका तो दिमाग उस वक्त काम कर नहीं रहा था। तो जाते वक्त उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया, और वो दरवाज़ा खोल के चले गए अपने कमरे में। दूसरे कमरे में गए, वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुलछड़ियाँ उड़ा रहे, फ़ोन पे वीडियो कॉल में क्या कुछ नहीं कर रहे, अनाप शनाप। उन्हें ख्याल ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है कि बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ है। और मैं दूसरे कमरे में थी, मेरे को पता भी नहीं था कि बाहर मेरे पति है नहीं, बाहर दरवाज़ा खुला है, तो मुझे पता भी नहीं था ये चीज़। मैं फिर बाहर, जब डिनर टाइम पे मैं बाहर कमरे से निकली, मैं खाना वाना गर्म करने के लिए बाहर निकली कि बहुत देर हो चुका है, एक बार जाके देख आती हूँ। तब मैंने देखा कि बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है, और तब मैंने देखा कि ये दोनों बच्चे, सिर्फ उस वक्त खीर और मफ़िन मुझे दिखा, कुकी वहाँ थी नहीं। कुकी का आदत पहले से ही था लुका छुपी खेलने का। कुकी को बहुत पसंद था लुका छुपी खेलना। वो पहले भी ऐसा बहुत बार करती रहती थी कि किसी चीज़ के अंदर छुप गई, सोफ़ा के नीचे चली गई, या कुछ भी करती रहती थी। तो मैं तुरंत उस वक्त कुछ बात लेके घबराई नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है, हो सकता है कि लुका छुपी खेल रही होगी, क्योंकि पहले भी ऐसा करती रहती थी, घंटों तक बिस्तर के नीचे या कहीं पे छुपी होती थी। तो मुझे लगा वैसा ही कुछ होगा। मैं बिना कुछ सोचे, मैं उस वक्त अपने काम में बिज़ी हो गई, बालकनी का दरवाज़ा बंद करके। फिर मैं यहाँ डिनर विनर सब कुछ किया। बट मैं खाने के टाइम पे कुकी को ढूंढ रही थी दूध पिलाने के लिए, पर वो मिल नहीं रही थी। उस वक्त बच्चों के 2 महीने हुए थे, और वो थोड़ा थोड़ा करके सॉलिड फूड खाना शुरू किए थे, सेमी सॉलिड। 2 महीने तक आप गाय के दूध दे सकते हैं किटन्स को, उनके 2 मंथ्स एज तक आप गाय का दूध फिर भी दे सकते हैं। पर 2 मंथ्स के बाद बहुत सारे बिल्लियों में लैक्टोज इंटॉलरेंस शुरू हो जाता है। तो 2 महीने के अधिक जो बिल्लियों के उम्र हो जाते हैं, उनमें से हर एक बिल्ली को दूध सूट नहीं करता है। ये एक और मिथ है। बहुत लोगों को लगता है कि ये क्या बात हुई, बिल्ली दूध नहीं पी सकती, ये कैसे हो सकता है, बिल्ली और दूध तो हाथों हाथ जाता है। नो माय डियर, बहुत सारे बिल्लियाँ ऐसी होती है जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, वो दूध नहीं पी पाती है, तो गाय का दूध उन्हें सूट नहीं करता है। 2 महीने के अधिक उम्र हो जाने के बाद अगर आपकी बिल्ली दूध पी के
या तो उल्टी उल्टी कर रही होती है, या तो बहुत चिल्लाती रहती है, मतलब पेट में दर्द हो रहा है, या फिर लूज़ मोशन हो रहा है, पॉटी ठीक से नहीं हो रही है, लूज़ डायरिया वगैरह कुछ हो गया, लूज़ स्टूल, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि फिर आप समझ जाइए उसे लैक्टोज इंटॉलरेंट है, और आप उसे मिल्क प्रोडक्ट्स फिर मत दीजिए। तो ये बात मैंने यहाँ पे बोलना ज़रूरी समझा कि मैं फिर उन लोगों का डाइट चेंज करना शुरू कर दी थी, थोड़ा थोड़ा करके। फिर मैं सॉलिड फूड में चेंज किया, मैश्ड राइस, मैश्ड चिकन, मैश्ड फ़िश, चिकन स्टू या फ़िश स्टॉक, ये सब के साथ राइस को अच्छे से मैश करके वो खिलाना सही रहता है। या फिर बहुत कम अंडा दे के देखिए, बॉइल्ड एग, फ्राइड नहीं, हाँ, बहुत कम मात्रा में थोड़ा सा अंडा दे के देखिए, अगर वो कर पा रहा है हज़म की नहीं। कभी एक बार ट्राई करके देखिए, अगर लगता है कि नहीं हज़म कर पा रहा है तो छोड़ दीजिए, बड़े होने के बाद ही दीजिए। तो मैंने भी फिर थोड़ा थोड़ा करके ये सब फूड इंट्रोड्यूस की थी, तो वो खा पा रहे थे। फ़िश उतना पसंद नहीं है मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे हैं ना, मैं भी फ़िश नहीं खाती, इसलिए अनोखी बात है ये, मेरे पेट से तो नहीं निकला, लेकिन ये बच्चे भी मेरे ही तरह है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे तरह। मैं जो जो चीज़ पसंद नहीं करती हूँ, मैंने देखकर देखी हूँ कि वे नहीं खाते, नहीं खाते, अजीब बात है। मैं नहीं खाती तो वो भी नहीं खाते। मुझे फ़िश नहीं पसंद। अब सब बोलेंगे कि ये पागल है क्या, बिल्ली फ़िश नहीं खाती, पर एक्चुअली मैं, मेरी बिल्ली फ़िश नहीं खाती, मैं क्या करूँ, नहीं खाती। मैं बच्चों को बचपन में फ़िश, चिकन सब कुछ देकर देखी हूँ, वो चिकन खा लेते हैं लेकिन फ़िश नहीं खाते, पसंद नहीं है उन्हें। बहुत पीछे पड़ा रहना होता है मेरी बिल्लियों के पीछे फ़िश खिलाने के लिए। खीर को पसंद है, खीर खा लेता है, पर मफ़िन को नहीं। तो उस वक्त 2 महीने के उम्र से मैंने फूड इस तरह देना शुरू किया। और किटन फूड तो वैसे आपको नॉर्मल मिलेगा ही बाज़ार में, वो किटन फूड आप लाके फिर वो भी खिला सकते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है शीबा, पर वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। जो पेस्ट होता है उसका, जो जेली वाला पेस्ट वाला होता है शीबा का, किटन्स के लिए बेस्ट है। मैंने 1-2 बार लाके उनको खिलाया है, बट बहुत एक्सपेंसिव, सो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। उसके अलावा विस्कस तो सबसे फेमस ब्रांड है ही, सबसे चलती ब्रांड तो विस्कस है। ड्रूल्स का भी मिलता है, और क्या क्या है, प्योर पेट का मिलता है, कुछ और भी नाम शायद अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा होगा। ये सारे क्वालिटी अच्छे हैं, पर मेरी बिल्लियाँ विस्कस ही प्रेफर करते हैं। मैंने दूसरे भी ब्रांड्स इनको खिला के मैंने देखा है, ड्रूल या प्योर पेट इन्हें पसंद नहीं है, नहीं खाते। तो विस्कस का जो जेली वाला किटन फूड था, तो वही मैंने इंट्रोड्यूस किया मफ़िन और कुकी के लिए, वही वो लोग खाते थे। और नहीं तो घर में जो बनता था, चिकन स्टू, थोड़ा सा राइस, ये सब। तो ये बात थी। अब डिनर टाइम में उस दिन तो कुकी मुझे मिली नहीं। फिर मैं बहुत रात तक वेट किया, इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, हर चीज़ के नीचे मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिली नहीं। फिर मैं भी थके हार के, उस दिन इतना झगड़ा वगड़ा होने के बाद मेरा मूड भी ख़राब था, तो मुझे लगा चलो मैं सो जाती हूँ। कुकी को अगर भूख लगेगी तो वो खुद ब खुद चिल्लाना शुरू करेगी, तब मैं उसको कुछ खिला दूँगी। जहाँ भी छुपी होगी शायद वो सो चुकी होगी, इसलिए वो बाहर भी नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा रहने दो, अगर उसको भूख लगेगी तो वो उठ के चिल्लाएगी, मैंने तब उसको खिला देना है, बस बात ख़त्म। तो मैं जाके सो गई। अब कुकी और मफ़िन हमेशा साथ में सोता था मेरे साथ, ठीक है। मैं जब भी सोती थी तो कुकी और मफ़िन दोनों मेरे साथ सोता था। अब उस दिन मफ़िन आना नहीं चाहा मेरे पास, मैं सोने चली गई पर मफ़िन नहीं आया। मफ़िन वहीं पे बैठा रहा। मैंने सोचा ठीक है, चलो कुकी का ही इंतज़ार कर रहा होगा। एक टाइम पे मफ़िन अचानक से रेस्टलेस बिहेव करने शुरू हो गया, जंप करने शुरू हो गया, जिस तरह वो कुकी को देख के करता है, ठीक है। मतलब कुकी को देख के उसका एक रिएक्शन जैसा वो करता है नॉर्मली, वो वैसा वाला रिएक्शन, जैसे हाथ उठा के ऐसे जंप करना, जैसे किसी को देख के किसी के तरफ जा रहा होगा,
वैसा वाला वो रिएक्ट करना शुरू हो गया था कुछ एक टाइम पे रात को। पर वहाँ पे कुकी नहीं था, ठीक है, कुकी नहीं थी वहाँ पे। मैं देख रही हूँ कि मफिन वैसे कर रहा है पर उधर कुछ है नहीं, कुकी नहीं है, कोई खीर भी नहीं है, खीर सो रहा है। मुझे अजीब लगा। फिर मैंने उसको उठाया, मैंने उसे सुला दिया कि क्या कर रहे हो तुम, नींद में हो क्या, सुला दिया उसे। मेरी नींद खुल गई पर मैं टेंशन में आ गई कि अब तो मुझे सच में फ़िक्र होने लग गई कि बच्ची कहाँ गई। पूरी रात भर बच्ची का आवाज़ नहीं सुनी मैंने, रात भर क्या उसको भूख नहीं लगा। तो फिर कुछ 4 साढ़े 4 बजे थे उस वक्त। मैं तो और सो नहीं पाई, मैं इतनी फ़िक्रमंद हो गई कि मुझे फिर घबराहट शुरू हो गई कि ऐसा तो नहीं कि दरवाज़ा किसी तरह खुल गया और वो बाहर चला गया, मतलब फ्लैट से बाहर। हो सकता है कि कचरा बाहर करते वक्त या कुछ भी कारण अगर मेरे पति दरवाज़ा खोले होंगे, तो इतना तो छोटा सा है वो, पता नहीं कब घुस गई होगी और ख्याल नहीं किया किसी ने। तो मुझे लगा एक बार मैं जाके देख कर आती हूँ। सोसाइटी के ही अंदर होगी, छोटी बच्ची है, ज़्यादा दूर जा भी नहीं पाएगी और इतने सारे सीढ़ियों में ही कहीं जाके बैठी होगी। और विंटर टाइम उस वक्त चल रहा था, तो मुझे लगा कि ठंड में सुकड़ के कहीं पे बैठी होगी। तो मैं ना 4:30-5 बजे मैं निकल गई घर से उसे ढूंढने के लिए। मैं अपने पूरे बिल्डिंग में, पूरे सोसाइटी में उसे ढूंढी, हर एक फ्लोर में गई, हर एक फ्लोर में मैं जा के ढूंढ रही हूँ, हर एक फ्लैट के कॉर्नर्स में कि कहाँ अगर किसी जगह पे वो बैठी होगी। तो पूरे स्टेयरकेस में कहीं पे मुझे वो नहीं दिखी। मैं तो इनफैक्ट लोगों के कचरे डिब्बे के पास भी जाके देख रही थी कि कहीं वहीं तो नहीं जाके बैठी हो। 4:30-5 बजे उस वक्त सुबह के। फिर मैं पूरी तरह नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची। ग्राउंड फ्लोर में नॉर्मली सामने के इलाका में मुझे कहीं नहीं दिखी, तो अब मैं पीछे की तरफ गई। मुझे जाना नहीं चाहिए था। वो जो मैं गई ना, जो मैंने देखा उस वक्त, मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगी। मिली तो मुझे, पर कुकी नहीं, कुकी की डेड बॉडी, कुकी की डेड बॉडी। एंड दैट वाज डायरेक्टली हमारे बालकनी के नीचे वाला जो जगह है वहाँ पे। मैं जब नीचे गई पीछे की तरफ जाके मुझे जहाँ पे वो उसकी बॉडी दिखी, वो बॉडी थी एकदम हमारे बालकनी के जस्ट नीचे वाले जगह पे। तभी मैं समझ गई कि क्या हुआ होगा। बालकनी से गिर के उसकी मौत हो गई। और सर इस तरह फटा था ना, पूरा सब बाहर आ चुका था सर से, सर के बल गिरी थी, सर पूरा क्रैक हो चुका था, सब कुछ बाहर आ चुका था। It was very difficult for me to see that and be in my senses. वो देखने के बाद अपने सेंस में रहना, it was just too difficult for me. मैं रो रही थी, मैं मतलब अपना आपा खो बैठी थी उस वक्त, अकेली वहाँ पे थी। किसी तरह मैं भाग के वहाँ से ऊपर आई, रोते चिल्लाते एकदम से, मतलब पागल हो गई थी मैं दरवाज़ा खोली और यहाँ मैं अपने बेटी की डेड बॉडी देख के ऊपर आई हूँ, रो रही हूँ और ऊपर आके देख रही हूँ माय हस्बैंड अर्ली मॉर्निंग नींद से उठ के अपने माशुका के साथ आई लव यू बेबी, गुड मॉर्निंग जान, ये सब कर रहा है। यहाँ मेरी बच्ची मर गई है, मैं रो रही हूँ, मैं उसकी डेड बॉडी देख के ऊपर आई और आके मेरी एक और मौत हुई। आके मैं देख रही हूँ माई हस्बैंड इज़ टॉकिंग शिट ओवर द फोन, लव यू बेबी, मिस यू बेबी, हाँ मैं आ रहा हूँ जान, मैं अभी आ जाऊँगा गुड मॉर्निंग करने तुम्हें। ये सब चल रहा था फ़ोन पे।
मतलब एक और मौत मरी मैं उस वक्त। उफ, सो डिफ़िकल्ट, सारी चीज़ें एक साथ, यू नो। ये कम डिफ़िकल्ट था मेरे लिए फेस करना कि उसके साथ मुझे ये भी देखने को मिल रहा था। ये दोनों ही चीज़ साथ में मेरे लिए कितनी मुश्किल रही होगी, जस्ट इमेजिन। कैसी सुबह रही थी मेरे लिए उस वक्त, क्या दिन थी वो। तो समझ में आ रहा है बात कि बिल्लियाँ ऊपर से गिरने से नहीं मरती, कितनी झूठ बात है। मरी ना कुकी, ऊपर से गिर के ही मरी ना। तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती है जो लोग सोचते हैं कि बिल्लियाँ ऊपर से गिरने से नहीं मरती। नहीं, 7 माले में अगर ये होता है, 7th फ्लोर से अगर छोटी सी बच्ची गिरेगी तो उसमें वो ताकत नहीं होता अपने आप को संभालने का, और वो गिरी भी सर के बल, तो वो नहीं बच पाई। अब अगर सोचा जाए अच्छे से तो उसकी मौत जिस वक्त हुई थी, वो ऊपर से गिरने के बाद थोड़ा शायद तड़पी होगी, और उसके बाद उसकी जान जिस वक्त शरीर से निकला, उसकी जो रूह थी वो रूह ऊपर आई होगी। उस वक्त मफिन ने उसकी रूह देख के वैसे रिएक्ट किया था। याद है मैंने बोला था कि मफिन किस तरह अपना हाथ उठा के ऐसे उछल के एक टाइम पे कर रहा था रात को। वो उसी टाइम पे शायद कुकी का रूह देख पा रहा था, बिकॉज जानवरों को रूह दिखते हैं। तो हो सकता है कि कुकी का रूह ऊपर आए और मफिन ने उसे देखा होगा। It was a terrible moment for me. खैर, वो दिन एंड उसके बाद से सिर्फ मेरे 2 बेटे ही हैं। अपनी बेटी को खो दिया। कहीं ना कहीं अपने आप को कसूरवार ठहराती हूँ कि मुझे ही जाल लगा लेना चाहिए था बालकनी में। हालांकि उसी दिन से मैंने जाल लगाना शुरू कर दिया था। उसी दिन मैं लोग बुला के, यहाँ तो मैं रो रही हूँ, मातम मना रही हूँ, उसी वक्त मैं फ़ोन कॉल कर रही हूँ, जाली के दुकान में जाल मंगवा के जाली लगा रही हूँ, हैंडलिंग एवरीथिंग ऑल अलोन, नोइंग दैट माई हस्बैंड इज़ चीटिंग ऑन मी एंड ही इज़ आउट देयर, मुँह मार रहा है कहीं पे, और यहाँ अकेले मैं सब कुछ संभाल रही हूँ। लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज देखी है ना मैंने। तो एनीवे, उसी दिन मैंने जाली लगाया ताकि मेरे बाकी जो बच्चे हैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। बालकनी पूरा कवर कर दिया। अभी अगर आप लोग किसी वीडियो में मेरे बालकनी का तस्वीर देखेंगे तो जाल और प्लास्टिक्स लगे हुए देखेंगे। आपको लग सकता है ये क्या झोपड़बस्ती है, पर झोपड़बस्ती बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बनाना पड़ा। पूरा जाली देके घेर दिया, पर जाली के साइड से भी अगर निकल जाता है, इसलिए मतलब उसे हटा के कैट्स ना बहुत स्क्वीज़ करके अंदर जा सकते हैं। उनके बॉडीज़ बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो ना अपने साइज़ से छोटे हो जाते हैं, स्क्वीज़ करके थोड़े से जगह से भी निकल सकते हैं। तो जाली के जो साइड्स हैं, उन साइड्स में से भी अगर निकल जाए, इसलिए मैंने उसके ऊपर पैकेट्स भी लगा दिया। और वो इसलिए भी क्योंकि मेरे साइड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बहुत दूर तक खाली है। तो जब तूफ़ान आती है, आंधी आती है, तो बहुत तेज़ हवा आता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। बहुत तेज़ बारिश, तूफ़ान ये सब आता है, इसलिए वहाँ पैकेट लगाना ज़रूरी था ताकि थोड़ा पानी वानी अंदर ना आए बारिश के टाइम, और बच्चों का भी प्रोटेक्शन हो। तो जाली, फिर पैकेट, ये सब से मैंने अपना बालकनी जो है कवर कर दिया। बाहर में जाए मेरा बाहर देखना नहीं देखना है मुझे। बाहर का व्यू ब्लॉक हो गया, जो हो गया ठीक है, चलेगा, पर मेरे बच्चे तो सुरक्षित होंगे ना। मेरे लिए वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो
ये इम्पॉर्टेंट है आपको समझना कि अगर आपके घर में पेट्स हैं तो घर को पेट प्रूफ बनाइए। पेट्स रखने के लिए आपको अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको अलग करनी पड़ेगी जो आप नॉर्मली नहीं करते। तो जो लोग पेट्स रखने की सोच रहे हैं उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये एक दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी लाइफ बदल के रख देगी। बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लीजिए, पेट प्रूफ कीजिए घर को। तो मेरे पास पहले रैबिट्स थे बचपन में, तो मैंने उस वक्त भी पेट प्रूफ की थी। रैबिट्स छोटे छोटे जगह पे घुस जाते हैं, तो हर एक चीज़ का नीचे वाला हिस्सा मैंने कवर अप किया था, कार्डबोर्ड या थर्मोकोल ये सब लगा के उसके ऊपर अच्छे से कोई रैपिंग पेपर लगा के सुंदर से सजा दीजिए ताकि दिखने में ख़राब ना लगे, पर ब्लॉक हो जाए हर जगह, ताकि कोई कोना कुछ फाँका ना रहे उनको घुसने के लिए। तो ये पेट प्रूफ इस तरह करना ज़रूरी होता है। तो मैंने भी अपने रैबिट्स के लिए वो सब की थी। और फिर अब कुकी के लिए भी, मफ़िन के लिए भी मुझे ये सब करना था। तो मैं अपने घर के हर एक चीज़ जिसके नीचे घुसने का संभावना होता है उन सारी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया। कार्डबोर्ड या थर्मोकोल या जो मैसनाइट बोर्ड, सनमाइका, कुछ भी आपके पास जो हो, उस सारी चीज़ों से आप अच्छे से पैक कर दीजिए, सेट दीजिए ताकि उससे अंदर ना जा पाए। बिस्तर के नीचे हो गया, सोफ़ा के नीचे हो गया, कुछ भी, किसी भी चीज़ के नीचे वाला हिस्सा, अलमारी के नीचे वाला हिस्सा। और बहुत बार वो दिखने में ख़राब लग सकता है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि रैपिंग पेपर, सुंदर सा कोई रैपिंग पेपर एक ही प्रिंट का, मतलब अलग अलग प्रिंट का नहीं, एक ही प्रिंट का कोई प्रिंट जो आपके कमरे के हिसाब से अच्छा लगे वैसा वाला कुछ आप वहाँ पे सटा दीजिए। या फिर सनमाइका या फिर कोई डेकोरेटिव कोई भी चीज़, जैसे मेरे पास जो ग्लास टाइल्स थे वो कुछ भी चीज़ें ऐसे आप वहाँ पे लगा के उसे आप ब्यूटीफुल तरीके से रख सकते हैं ताकि दिखने में ख़राब ना लगे। हर ये चीज़ करना ज़रूरी होता है कैट प्रूफ, डॉग प्रूफ करने के लिए। अपने खिड़कियाँ या गेट या बालकनी, ये सारे जगहों पे जाली लगाइए। नायलॉन के जाली नहीं, जो नेट आते हैं मस्कीटो नेट्स, वो नहीं, क्योंकि पेट्स वो फाड़ देंगे, पेट झूल जाएंगे उसके ऊपर, बॉडी वेट से वो चीज़ उतर आएगा। तो आपको या तो प्लास्टिक का या तो लोहे का, प्लास्टिक मतलब स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक, या तो लोहे का जाली लगाना ज़रूरी होगा या स्टील का, व्हाटएवर, फ्रेम लगा के इस तरह आप जाली लगाइए ताकि बच्चे, या ग्रिल लगाइए ताकि बच्चे बाहर ना निकल पाए या गिर ना जाए, कुछ एक्सीडेंट्स ना हो। तो ये सारी चीज़ें पेट प्रूफ आपको करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए कि बच्चों का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने घर में कुछ चेंजेस इसी तरह से मैंने किया है। बालकनी का चेंजेस मैंने इस तरह से किया है। शटर वाले विंडोज़ में जाली लगाना आसान होता है। शटर का एक जो पार्ट होता है उसको आप जाली वाला शटर बना दीजिए, वो इजी रहता है, फिर हवा भी आएगा और जाली भी रहेगा। मेरे यहाँ पे विंडोज़ अलग है, तो मेरे पास शटर वाले विंडो नहीं है। तो अधिकतर वक्त मैं इतना सैक्रिफाइस करती हूँ, मैं विंडोज़ खोलती भी नहीं हूँ। जब मफ़िन जिस कमरे में होता है मैं उस कमरे में विंडो नहीं खोलती हूँ, मफ़िन को दूसरे कमरे में रख के फिर किसी कमरे का विंडो खोलती हूँ मैं, ताकि मफ़िन ना गिर जाए विंडो से। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने लाइफ में तब्दीली लाई है, बिकॉज़ मेरे लिए मेरे बच्चों के प्रोटेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो ये सारी बातें आप सबको समझना पड़ेगा कि अगर आप पेट्स रख रहे हैं घर पे, और स्पेशली अगर आप ऊंचे माले पे रहते हैं, तो बी वेरी केयरफुल, ये सब चीज़ें कीजिए। और हाँ, एक और चीज़, बिल्लियाँ जब छोटे होते हैं, कुछ बड़े बिल्ली भी करते हैं, हाथ घुसा देते हैं किसी डोर हिंज में या विंडो हिंज में। विंडो के पल्ला जो होते हैं या डोर के पल्ला जो होते हैं ना, उसके जो हिंज होते हैं ना साइड, या बंद करने के टाइम पे हाथ घुसेड़ देते हैं। तो स्पेशली आप जब बाथरूम जा रहे होते हैं, बाथरूम जाके ऐसे पीछे से बिना देखे दरवाज़ा मत दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार हो सकता है उनका गला फंस जाएगा या हाथ फंस जाएगा। वो भी आपके पीछे पीछे बाथरूम में जाने की कोशिश करेंगे और आपने देखा नहीं, दरवाज़ा ऐसे मार दिया
और उनका गर्दन पे आके लगा या हाथ चिपक गया या पैर चिपक गया या टेल। तो कोशिश कीजिए कि जब छोटे बच्चे घर पे हो, पेट्स हो, तो आप ध्यान रखिए दरवाज़ा या खिड़कियाँ बंद करते वक्त हमेशा देख लीजिएगा कि बच्चों का हाथ या गला या कुछ भी फंस नहीं रहा है, बिकॉज़ वो बहुत जल्दी आके अपना हाथ दे देते या सर ऐसे कर देते, सर आके यहाँ पे लग जाएगा। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेरे घर पे ये बहुत बार हुआ है। बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही मैं बाथरूम जाती थी मफिन मेरे पीछे दौड़ के आता था इतना सुपर फास्ट, और दरवाज़ा भी उसी वक्त बंद होने को होता था और वो एकदम बीच में आ जाता था। केयरफुल मैं रहती थी हमेशा, नहीं तो कुछ एक्सीडेंट हो जाता, उसका गला चिपक जाता या हाथ चिपक जाता। और चलते फिरते वक्त भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तब कभी दिखते नहीं है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और इतने फास्ट आ जाते हैं कि आप संभालने से पहले ही आ गया है ना। तो दरवाज़ा खोल के अगर आप बाहर जा रहे हैं घर से बाहर, तो बहुत केयरफुल रहना कि फट से ना आ जाए। या फिर अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो जहाँ पे आग जल रही है, बहुत केयरफुल रहना कि उस वक्त आपके साथ साथ बच्चे भी ना आ जाए, आग तक ना आए या गर्म किसी चीज़ में ना आ जाए, क्योंकि इनका टेंडेंसी होता है कि ये अंधा भरोसा करते हैं आप पे, वो अपना दिमाग नहीं काम करते और दिमाग चलाते नहीं हैं बिल्कुल भी। इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं ना कि घर में जो सारे बिल्लियाँ रहते हैं या पेट्स रहते हैं, वो हम पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो सोचते हैं हम उनका हमेशा ख्याल रखेंगे, अंधा भरोसा करते हैं, तो वो अपना इंटेलिजेंस काम कराना बंद कर देते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि कोई गर्म चीज़ के सामने चलाया या कुछ आग के सामने चलाया, बिकॉज उसको ध्यान ही नहीं है कि उसको अपना प्रोटेक्शन करना है। उसको लगता है मम्मी प्रोटेक्शन करने के लिए है ना, मम्मी ख्याल रख लेगी हमारी। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आप इस्त्री ऑन कर रहे हैं तो इस्त्री का जो गर्म वाला पोर्शन है हमेशा दीवार के तरफ रखिए, खुला इस तरफ मत रखिए। सुपरवाइज़ कीजिए, छोड़ के मत चले जाइए और वहाँ पे पेट्स घूम रहे हैं ये मत कीजिए। या कहीं आग जल रही है, किचन में कुछ चूल्हा जल रहा है, तो वहाँ पे दरवाज़ा नहीं है तो आपको वहाँ पे होना चाहिए, और दरवाज़ा है तो उसको बाहर से लॉक करके फिर बाहर जाइए। अगर किसी काम से जाना है तो 2 मिनट के लिए भी सही, तो अगर जाना है बाहर तो देख लेना कि ये सब एक्सीडेंट्स ना हो। या फिर गर्म पानी, बहुत बार होता है कि हम लोग अगर वो इमर्शन हीटर जो होता है, इमर्शन हीटर जो बकेट के अंदर आप पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हो, बी वेरी केयरफुल। वो सब चीज़ें से भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने की चांसेस होते हैं। बच्चों को अकल नहीं होता है, वो हाथ दे देते हैं अंदर, शॉक खा जाएंगे। बी वेरी केयरफुल। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो इमर्शन हीटर्स पानी के अंदर डालने वक्त आपको ध्यान देखना पड़ेगा कि उस वक्त बच्चे आसपास ना घूम रहे हो। तो ये सारे कुछ चीज़ें पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। और दूसरी बात ये कि ठंडा खाना कभी खिलाइए मत, गला ख़राब हो जाता है, उनको बहुत जल्दी ठंड पकड़ लेते हैं। नहलाने के टाइम पे भी पानी गुनगुना गर्म होना ही ज़रूरत है, इवन इन समर्स। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी कभी मत इस्तेमाल कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं ना, ये एक फ़न फैक्ट मैं बता दूँ, 2-3 हफ्ते से पहले वो सुसु पॉटी नहीं करते। जो एकदम न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं बिल्लियों के, उनको अपनी माएँ सुसु पॉटी कराना सिखाती है, मतलब उनके अंदर से सुसु पॉटी निकालना सिखाती है। नॉर्मली उन्हें सुसु पॉटी करना नहीं आता है। तो उनके माएँ क्या करती है, उनका वो पीछे वाला हिस्सा चाट के उन्हें सेंसेशन लाते हैं वो, और फिर वो यूरिन पास करते हैं या स्टूल पास करते हैं। तो ये होता है 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते, 3 हफ्ते के टाइम के बाद से। तो मेरे पास जब ये बच्चे आए थे, मैं उनकी पहली सुसु पॉटी करवाई थी। वो अपने माँ के पास जब तक थे कभी सुसु पॉटी नहीं किए थे, क्योंकि उतना ही कम उम्र था इन लोगों का। मैंने उनको सुसु पॉटी करवाया। अब ये करवाना किस तरह होता है, स्टिम्युलेट करना होता है उनका वो वाला पोर्शन। तो स्टिम्युलेट किस तरह करेंगे ये मैं सिखा दूँ। कोई कॉटन भिगो के या टिश्यू भिगो के आपको उनके पीछे का हिस्सा जो है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे सर्कुलर मोशन में रब करना होता है खाना खिलाने के बाद। तो जितने बार आप फीडिंग करोगे, फीडिंग के बाद, पहले फीडिंग कीजिए उसके बाद ये चीज़ कीजिए। फीडिंग करने के बाद उनके पेट में प्रेशर आएगा,
और आप अगर नीचे से स्टिमुलेट करेंगे तो उनको सेंसेशन होगा फिर पास ऑन करने का, फिर वो अपना यूरिन पास करेंगे या स्टूल पास करेंगे। तो बहुत छोटे बच्चों में स्टूल फॉर्म होने में थोड़ा वक्त होता है, पहले तो वो यूरिन से स्टार्ट करेंगे, स्टूल पास नहीं करेंगे। तो जिनके पास एकदम न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं वो अगर सोच रहे हैं कि स्टूल पास नहीं कर रहे, पॉटी नहीं कर रहे, तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी बिल्ली कुछ 2.5 वीक्स 3 वीक्स की है तो इसके बाद से वो पॉटी करना शुरू करेगा, इसके पहले नहीं करेगा। और इस उम्र के बाद भी अगर वो नहीं कर रहा है सुसु पॉटी तो आप डॉक्टर कंसल्ट कीजिए, या फिर फूड का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाइए, हो सकता है कि पेट खाली रह रहा हो। अभी ऐसा है कि मैं दूध पिलाती थी और उसके बाद वेट टिश्यू करके थोड़ा थोड़ा करके सर्कुलर मोशन में बहुत हल्का हल्का करके आहिस्ता आहिस्ता उनके नीचे हिस्से में घुमाना पड़ता है, और उसी टिश्यू में वो लोग रिलीज़ कर देंगे जो उन्हें करना होगा। फिर टिश्यू आप फेंक दीजिए, तो या कॉटन, ये इस तरीके से आपको उनको स्टिमुलेट करके सिखाना पड़ेगा सुसु पॉटी करना। फिर थोड़ी देर के बाद से वो खुद ही करना शुरू करेंगे। और रेगुलरली फिर चेंज करना कपड़ा या जो भी है, अगर आप बास्केट में रख रहे हैं और वो सुसु पॉटी करना सीख चुके हैं तो आपको हर कुछ घंटे में चेक करना पड़ेगा कि सुसु पॉटी अगर कर दिए हैं तो उसे प्लीज़ चेंज कीजिए। उसी गंदगी में बच्चे को छोड़ के मत रखिए, इन्फेक्शंस हो जाएगा नहीं तो, या फिर मक्खियाँ घूमेंगे, वो खाने में बैठेंगे और सबके लिए अनहाइजीनिक होगा। सो मेक श्योर यू फॉलो ऑल दिस। यही बस कुछ टिप्स मैंने फॉलो किए हैं अपने बच्चों के लिए, और आज देखते देखते 1.5 साल हो गया और मफ़िन अभी अडल्ट हो चुका है। अब आती हूँ उस टॉपिक पे जो लेके मैंने वीडियो शुरू की थी कि मफ़िन का स्टेरिलाइजेशन। तो वीडियो अभी यहाँ तक बहुत लंबा हो चुका है, इसका मैं पार्ट 2 बना रही हूँ, तो आगे का डिस्कशन मैं पार्ट 2 में करूँगी। वहाँ पे प्लीज़ जुड़िए मेरे साथ और बाकी के इन्फॉर्मेशन से डिस्कशन चालू रखिए।